हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और ये आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर एकेडमी। इस चैनल पे बेसिकली हम टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा मेन मोटिव होगा सीटेट की तरफ। सो इससे पहले की दो क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफ मैथ्स पेडागोगी। हम साथ साथ बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, बट अभी हम थोड़ा मैथ्स के टॉपिक को कवर कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स में आप सबको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपको पर्सनली ना हो, लेकिन अगर मेजोरिटी देखा जाए तो मैथ्स में लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है। सो ये हमारी क्लास थर्ड है ऑफ मैथमेटिक्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच फोर राइट एंगल ट्रायंगल्स वर ड्रॉन। बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम सिखाने के लिए टीचर ने क्या किया, एक शीट को कुछ शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों के बीच में, जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल्स ड्रॉन थे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सपोज एक ट्रायंगल है जिसमें एक एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और उसके सामने वाली हाइट, सामने वाले जो साइड होती है ट्रायंगल की, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। उसके साथ वाले को परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। और पाइथागोरस में एक प्रॉपर्टी लगती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये टीचर ने जब जब टीचर को ये पढ़ाना था, तो टीचर ने क्या किया, एक शीट कुछ शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों के बीच में, और हर शीट पे फोर राइट एंगल ट्रायंगल्स बने हुए थे, फोर राइट एंगल ट्रायंगल्स बने हुए थे। और उन्होंने बच्चों से पूछा कि रिलेशनशिप फाइंड करो उनके साइड्स के बीच में, मतलब जो रिलेशनशिप ये होती है, ये बच्चों से बोला फाइंड करने के लिए। तो टीचर ने कौन सा मेथड यूज किया होगा, या टीचर को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए इस केस में? तो फर्स्ट वन, द ऑप्शन इज गिवन एज डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको। सेकंड इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड आपको पता है, लेक्चर दो, समझा दो, कंसेप्ट क्लियर। लेबोरेटरी मेथड, लैब में ले जाओ, उसके ऊपर कटिंग्स एंड पेस्टिंग चीजों को दिखाओ, वो मेथड हो गया। तो लेक्चर मेथड और लेबोरेटरी मेथड तो नहीं करेंगे। अब बच गया इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब इंडक्टिव डिडक्टिव होते क्या है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो देखते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होते हैं। सपोज मैं आपसे कहूँ, चलो पाइथागोरस थ्योरम को साइड में रखते हैं, मैं आपसे कहूँ कि रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो पहले मैं बोलूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, पहले मैंने फॉर्मूला बता दिया। और फिर मैं बोलूं रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें एक लेंथ होती है, जिसमें एक ब्रेड्थ होती है, इसका एरिया हम इसके इसमें क्यूब बहुत सारे स्क्वायर्स बना के कैलकुलेट करके फिर एक स्क्वायर का एरिया निकाल के डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया आपको, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बेसिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, डिड्यूस करना। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले मैं बता दूं ये शेप्स हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ये इसकी साइड्स होती हैं, ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, और फिर मैं आऊं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, मतलब फॉर्मूले की तरफ बाद में आऊं। दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। तो बेस्ट तरीका जो होता है दैट इज इंडक्टिव मेथड, नॉट डिडक्टिव मेथड। इस केस में इंडक्टिव मेथड को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, समझ में होप आपको आया होगा। डिडक्टिव मेथड मतलब जब हम पहले एक जो हमारा होता है ना कंक्लूजन, उसको पहले बता दें और फिर बाद में स्टार्टिंग को समझाएं, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। और जिसमें हम पहले बेस से लेके कंक्लूजन तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड इज बेटर देन डिडक्टिव मेथड। ठीक है, ओके। और हिंदी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन, which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? अब ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा NCF 2005 के ऊपर, या इसके सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि पैटर्न चेंज नहीं होता, सिर्फ ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, या फिर वो क्या करेंगे, कुछ ऑप्शंस के कुछ डिजिट्स को चेंज कर देंगे, कुछ वैल्यू को चेंज कर देंगे, लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, बट कंसेप्ट यही रहेगा। इवन कभी कभी तो ऑप्शन भी सेम आ जाते हैं। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट, पहली बात तो जब भी मैंने आपको बताया नॉट दिखे तो आप नॉट को अंडरलाइन कर लो या ब्रैकेट बना लो, कि ताकि फोकस रहे कि नॉट पे हमें ध्यान देना है लास्ट में। ये एनसीएफ 2005 के करिकुलम के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स में इंक्लूडेड नहीं था। कौन सा नहीं था? टेसिलेशन नहीं था। टेसिलेशन था। टेसिलेशन क्या होता है, जब हम किसी पैटर्न, किसी एक बॉक्स को, जैसे सपोज हमें फिल करना है तो हमने एक पैटर्न बना दिया, एरोज का पैटर्न बना दिया, सारे एरोज हैं, ठीक है, ये हो गया टेसिलेशन। या फिर हमने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दिया, या कोई डिजाइन बना दिया इक्वल इक्वल गैप पे, दैट इज कॉल्ड टेसिलेशन। तो ये तो होता है, ये तो है, तो ये है, बट हमें नेगेटिव चुनना है, तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए। मतलब टेसिलेशन इंक्लूडेड है करिकुलम में एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, बट हमें नहीं चुनना है। कौन सा नहीं है? नॉट अ पार्ट,
तो टेसिलेशन है इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। सिमेट्री है, ये आंसर नहीं होगा। पैटर्न है, ये आंसर नहीं होगा। सिमेट्री पता है ना, सपोज एक ट्रायंगल है या कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट है, हमने एक बीच से लाइन ड्रॉ कर दी, सिमेट्री, इधर का हाफ जो है वो इधर के हाफ के इक्वल होगा, तो ये सिमेट्री हो गई। पैटर्न क्या होता है, सपोज अगर शुरू में ऐसा पैटर्न है तो बाद में कैसा पैटर्न है, फिर उसके बाद कैसा पैटर्न है, उसके बाद कैसा पैटर्न है, तो अगला पैटर्न भी ऐसा होगा। मतलब हम सिमिलर पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, तो ये पैटर्न हो गया। ये सब चीजें बच्चों को सीखनी है। तो जो नहीं है दैट इज रेशियो। रेशियो प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम में नहीं होना चाहिए एज पर द एनसीए 2005। तो रेशियो विल बी द आंसर, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ओके हिंदिया, यू कैन ट्राई बाय ऑन। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। फिर से पहले नॉट मिल गया तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले हम नॉट की तरफ फोकस करेंगे। नॉट को हम ब्रैकेट में डाल लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी। मैथमेटिक्स पेडागोजी होता है, पेडागोगी बोलो या पेडागोजी बोलो, बेटर वन इज पेडागोजी। तो मैथमेटिक्स पेडागोजी जो होता है, इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी, उसके कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब मैथमेटिक्स पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि मैथमेटिक्स सिखाने का तरीका, पेडागोजी मींस द बेटर वे, द बेस्ट वे। तो मैथमेटिक्स सिखाने का तरीका जो होता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हिंदी में ये है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंस। अपने एवरीडे के एक्सपीरियंस को मैथमेटिक्स से कनेक्ट करना है, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो होना चाहिए। तो हमें तो नॉट चुनना है, तो हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं हो सकता। यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर ए सिंपल सिंगल कंसेप्ट। एक सिंगल कंसेप्ट के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक कंसेप्ट है, अब एज अ टीचर मैं बताऊंगा इसको ये भी तरीका है समझने का, या इस कंसेप्ट को समझने का ये भी तरीका है या ये भी तरीका है, तो ये तो अच्छी बात है। तो हमें नेगेटिव चुनना है, नॉट, हमें नॉट का आंसर करना, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेटर है, इफेक्टिव है, हमें नॉट इफेक्टिव चुनना है। सी फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंसेप्ट। जब किसी न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करो तो स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स को फॉलो करो। मतलब सपोज ये कंसेप्ट मुझे 10 मिनट में खत्म करना है, तो चाहे बच्चों को समझ में आए ना आए, मुझे 10 मिनट के बाद ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाना। तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि अगर कोई नया कंसेप्ट है तो हो सकता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हो सकता है 10 मिनट के कंसेप्ट को 20 मिनट भी लग सकते हैं, हो सकता है 2 दिन भी लग सकते हैं, बट जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा हमें वो कंसेप्ट को बार बार समझाना पड़ेगा। तो ये गलत है। ठीक है भाई, एक बार डी ऑप्शन में देख लेते हैं। फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट एरर्स। स्टूडेंट के एरर्स के पैटर्न को एनालाइज करना, कहाँ गलती करा, तो ये अच्छी बात है। तो हमें नेगेटिव आंसर चूज करना था, इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। How will you cater to the needs of visually challenged student of your classroom in an inclusive school? Inclusive school क्या होता है, जहां हर टाइप के, मतलब कहते हैं ना, वेरिएशंस हो, जहाँ कुछ बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल के, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हो, कुछ बच्चे बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, सारे इकट्ठे बैठे हो सकता है कोई फिजिकली चैलेंज भी हो सकता है कोई विजुअली चैलेंज भी हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जिनके अंदर कोई और भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ वेरिएशंस हो बच्चों में, लेकिन वो फिर भी एक ही क्लास में बैठे, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव स्कूल, जहाँ पे अलग अलग टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है इंक्लूसिव स्कूल में एक क्लासरूम में विजुअली चैलेंज बच्चा है, विजुअली चैलेंज बच्चा है, तो हम उस प्रॉब्लम को एज अ टीचर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस। उनको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा क्या होगा, उससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए क्या होगा, बाकी बच्चे या तो वेट करेंगे उनके टाइम के अकॉर्डिंग, या हमारा टाइम वेस्ट होगा, या उस बच्चे को पर्सनल टेंशन देने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, बट इतना सुटेबल नहीं, क्योंकि मैथ्स पेडागोगी में एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा, बट ऑप्शंस इतने सिमिलर होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी, सी और डी सब लगेगा, ये भी सही है ये भी सही है, बट हमें बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। ओके सो सेकंड वन इज मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स। उनको हाई अचीवर्स से बैठा दो, ठीक है, अच्छा तरीका है, बट क्या पता उनके साथ ना सीख पाए, क्या पता कोप अप ना कर पाए। देखते हैं बाकी पॉइंट्स भी। यूज ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। कुछ अलग तरीका उनके लिए हमें लाना पड़ेगा, कुछ अलग मेथड लाना पड़ेगा, कुछ अलग रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे जिन्हें हम उतने अच्छे से समझा सके। तो इन दोनों में तो ऑब्वियसली सी बेटर है। डी भी देख लेते हैं, सेंड देम टू द स्पेशल एडुकेटर। तो ये वैसे ऑप्शन डी ठीक है, स्पेशल एडुकेटर के पास, बट बोला हुआ है इंक्लूसिव स्कूल जहां हमें सबको इकट्ठे बैठ के पढ़ाना है, तो फिर एडुकेटर के पास भेजने का मौका ही नहीं, ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो डी वाज रॉन्ग।
तो बेस्ट ऑप्शन विल बी सी, यूज ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, मतलब अलग कुछ डिफरेंट मेथड्स लाओ और रिसोर्सेज लाओ ताकि उन बच्चों को हम बेटर पढ़ा सके। ठीक है, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next question, question number 5. Which of the following is the most appropriate strategy to explain that 1 by 4 is less than 1 by 3? 1 by 4 क्या बोल रहा है? 1 by 4 जो होता है वो लेस हो 1 by 3 से, 1 by 4 छोटा होता है 1 by 3 से, हम सब जानते हैं छोटा भी होता है। तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी को समझाने के लिए? तो यूजिंग एलसीएम मेथड, ठीक है, मैं भी बता सकता हूँ एलसीएम ले लो 3 और 4 का, इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, इसको 4 से कर दो, डिनोमिनेटर सेम, बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा तरीका है, बट बेटर वी हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ये ऑप्शन ठीक है, बट क्या पता इससे भी कोई बेटर ऑप्शन हो। यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, ये ऑप्शन भी अच्छा है, बट ये ए से बेटर है, तो ए तो गलत हो गया, क्योंकि पेपर स्ट्रिप जो है वो ज्यादा अंडरस्टेबल है, हर टाइप के बच्चे को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है बच्चा, जल्दी सीख सकता है, जल्दी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एक एलसीएम निकालने के लिए उसको एलसीएम सीखना पड़ेगा। क्या तो छोटा बच्चा हो, क्या बता फर्स्ट सेकंड का बच्चा हो जिसको एलसीएम निकालना आता हो, क्या पता उस बच्चे को एलसीएम के कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, तो क्या उसकी वजह से फ्रैक्शन भी ना सीख पाए 1/3 1/4। तो इसलिए एक तरीका, ऐसा तरीका जिससे एक वो बच्चा जिसे शायद एलसीएम ना आता हो या वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो कोई भी, तो उसके लिए ज्यादा बेटर क्या होगा, एलसीएम वाला या पेपर स्ट्रिप? तो पेपर स्ट्रिप विल बी बेटर देन एलसीएम। नेक्स्ट ऑप्शन, यूजिंग डाइंस ब्लॉक, ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, बट पेपर स्ट्रिप बेटर है इससे। यूजिंग नंबर चार्ट, पेपर स्ट्रिप विल बी बेटर। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी पेपर स्ट्रिप। क्यों? एक पेपर स्ट्रिप लेंगे, सपोज हमने इतना लंबा पेपर स्ट्रिप ले लिया, और एक सिमिलर पेपर स्ट्रिप और ले लेंगे, इतना लंबा एक पेपर स्ट्रिप और ले लिया, अब लगभग सेम है, एज्यूम कर लो सेम है, अब सेम लेंथ के पेपर स्ट्रिप ले लिया, अब हमें क्या करना है, 1/4 का मतलब एक चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो 1 2 3, 4 पार्ट में मान लेते हैं इक्वल पार्ट्स हैं, और दूसरा है 1/3 मतलब एक पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। सेम लेंथ को हमने 1/4 मतलब एक पार्ट को 4 में डिवाइड करना, और 1/3 मतलब एक को 3 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो आप खुद देख लो, एक बच्चे को कितना ईजी है समझाना, कि बच्चा भी कंपेयर कर सकता है कि हाँ ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो पेपर स्ट्रिप विल बी द बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हिंदी में भी आप एक बार पढ़ लेना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, तो मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन, जो मैथमेटिकल गेम्स होती है, मैथ्स में भी गेम्स होती हैं और पजल्स होते हैं कुछ, वो हेल्प करते हैं किस चीज में? फर्स्ट, डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छी बात है, गेम्स वेम्स खेलेंगे बच्चों को तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि हाँ मैथमेटिक्स मजा आ रहा है, सीखेंगे मैथमेटिक्स, अच्छी चीज है। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, सही है, एक मैथमेटिक्स से कनेक्ट, मैथमेटिक्स और एवरीडे थिंकिंग की वजह से, क्योंकि जब हम गेम खेलेंगे हम सोचेंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, सपोज मैंने बोल दिया फटाफट से ये कुछ कलर से इनको प्लेस करो असेंडिंग ऑर्डर में, या कुछ नंबर से असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो, नंबर स्कैटर्ड हैं, तो ये भी गेम हो गया। तो क्या वो उनको रियल लाइफ में जोड़ सकता है कि हाँ मुझे पता था कि 2 इज लेस देन 4, तो यानी कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, या और भी बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे मैथ्स को रियल लाइफ से जोड़ना है। और हम वैसे देखा जाए तो मैथ्स पूरा रियल लाइफ पे बेस्ड होता है, मैथ्स के हर कंसेप्ट हर टॉपिक को हम रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेकिंग कनेक्शन ये भी ठीक लग रहा है। मेकिंग मैथमेटिक्स इंजॉयबल, ऑब्वियसली गेम्स का मतलब तो इंजॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि ऑब्वियसली गेम खिलवाने का मोटिव क्या है, ताकि बच्चों के अंदर एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो, एक स्किल डेवलप हो, ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वो भी इंजॉयमेंट करते करते। तो 4 ऑप्शन था ये, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, इसमें ए 1 2 3 4 ऑल आर ऑप्शन इज आर इंक्लूडेड, ए मतलब चारों ऑप्शन चाहिए। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, हिंदी में आप पढ़ लेना एक बार। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following happenings in the classroom is an activity? क्लासरूम में कुछ हो रहा है, चल रहा है, तो इसको किस चीज को एक्टिविटी का नाम देंगे? ए ऑप्शन, चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म्स ऑफ राइम्स, मतलब वो काउंटिंग को राइम्स की तरह पढ़ रहे हैं, होता ना काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 एक रिदम बना दिया, राइमिंग कर दिया, तो क्या ये तो रट्टा लगाना हो गया राइमिंग वर्ड, ये तो कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी। सेकंड, चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, ये कोई एक्टिविटी है? ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना इज नॉट एक्टिविटी, कि बच्चा जाके ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर रहा है, टीचर ने करवाया फिर कॉपी कर रहा है, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी।
चिल्ड्रन इंगेजिंग एक्सप्लोरेशन, चिल्ड्रन इंगेज है एक्सप्लोर करने में, अपने आप को अपने नॉलेज को इलेबोरेट करने में, अपने नॉलेज के डेप्थ में पहुंच के वो उस चीजों को और एक्सप्लोर करे कि इसके अंदर क्या है, इससे क्या हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो बेस्ट लग रहा है कि कभी भी एक्टिविटी का मतलब हमेशा यही होता है जहां पे हम बच्चे को या अपने आप को, किसी को भी जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मौका मिले, वो इंगेज हो सके किस चीज में, एक्सप्लोर करने में। ओके, एंड डी टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली कभी मतलब ही नहीं है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, जिसमें बच्चे खोज में लगे हों किसी ना किसी, जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने आप एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व हो, एंगेज्ड हो। ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statement is an agreement with the constructionist व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स के कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू, मतलब जिसमें मैथमेटिक्स को हम कंस्ट्रक्ट करके बता सके, बेटर वे में बता सके, कौन सा इनमें सुटेबल है। तो मैथमेटिक्स एक अच्छे वे में टीचिंग करना, इसका मतलब घूम फिर के ये है कि एक अच्छे वे में जो मैथमेटिक्स पढ़ाना किस चीज को इन्वॉल्व करता है इनमें से। ए ऑप्शन, लेट्स रीड द ऑप्शन ए, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। मैथमेटिक्स क्या है? फैक्ट्स के बारे में लर्न करना। अच्छी बात, सही है। मैथ्स में हम सब कुछ फैक्ट ही पढ़ते हैं, कुछ गलत तो नहीं पढ़ते। बट फिर से मैथमेटिक्स पेडागोजी मतलब वी हैव टू ऑप्ट फॉर द बेटर ऑप्शन। मैथमेटिक्स पेडागोजी में हमें क्या करना होता है कि हमें बेस्ट ऑप्शन पे जाना होता है। एक बार अब आगे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ डिस्कवर करते हैं, सच्चाई को निकालते हैं। ठीक है, कह सकते हैं, बट इतना भी कुछ सिर्फ ट्रूथ के पीछे नहीं भागते हैं, उसमें तो कैलकुलेशन पे पीछे मोटिव होता है हमारा। मैथमेटिक्स इज इंटायरली ऑब्जेक्टिव, ये भी बात सही लग रही है कि मैथमेटिक्स इंटायरली ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें या तो सही हो, कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब आइदर योर आंसर विल बी करेक्ट और रॉन्ग। कुछ ऐसा नहीं होगा कि चार ऑप्शन है तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, जैसे पेडागोजी है, ऐसा नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, या तो हाँ या ना, गलत। तो ठीक लग रहा है ये भी। बट डी ऑप्शन क्या है, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो सारे ऑप्शन सही लग रहे थे, बट सबके ऊपर भी एक ऑप्शन आ गया जो जिसने सबको गलत कर दिया। कौन सा? विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना। जैसे हमने सपोज एक बच्चे को बोला कि हम क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास में और बोल रहे हैं बच्चे को कि लेट अस एज्यूम देयर इज अ क्यूबॉइड। तो अब बच्चा क्या सोचा, अच्छा क्यूबॉइड ऐसा होता है। या हम बोलते हैं लेट्स टेक अ रेक्टेंगल। तो जैसे हमने बोला, बच्चे के माइंड में एक चीज आ गई कि रेक्टेंगल मतलब कुछ ऐसा होगा, क्यूबॉइड मतलब कुछ ऐसा होगा। उसके माइंड में अपने आप चलने लग गया, क्यूबॉइड मतलब कुछ ऐसा होगा, एक बॉक्स सा होगा। तो ये सब चीजें उसके माइंड में चलने लग गई। तो ये क्या कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द नाइन्थ क्वेश्चन। Which of the following activities is best suited for the development of spatial understanding among children? कौन सा इनमें से ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे बेटर हो स्पेशियल, स्पेस मतलब जिसमें एक्सप्लोर कर सके अपने आप को, एक कहते हैं ना एक वाइड रेंज में अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। तो बच्चों के अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो स्पेशियल हो, मतलब पूरे अपने आप को एक्सप्लोर करने की जो अंडरस्टैंडिंग हो, वो डेवलप करने के लिए कौन सी सबसे बेस्ट एक्टिविटीज है इनके अंदर, इनमें से। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ ए बॉटल। एक बॉटल का टॉप व्यू ड्रॉ करना। देखते हैं जरा इस ऑप्शन को, कुछ अब इस ऑप्शन के बारे में और डिस्कस करना पड़ेगा। लोकेटिंग सिटीज ऑन ए मैप, सिटी के बारे में पढ़ना। तो क्या बच्चों को सिर्फ सिटीज के मतलब है? मैथ्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। सिर्फ सिटीज लोकेट करने से हम स्पेशल के बारे में नहीं बता सकते, नॉलेज को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हर टाइप के नॉलेज को, मैथ्स में खासकर। नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, नहीं, मून राइज से मतलब नहीं उसको इतना। रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन नंबर लाइन, इतना फर्क नहीं पड़ता। द बेस्ट ऑप्शन विल बी ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ ए बॉटल। सपोज हमारे पास एक बॉटल है, सपोज ये बॉटल है, कैसे ही बॉटल हो नीचे से, स्ट्रक्चर से तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर। बट हाँ, सपोज ये कोई बॉटल है, एज्यूम कर लो ये बॉटल है, तो उसको टॉप व्यू बनाना है। तो वो ऊपर से देखेगा, उसको विजुलाइज करेगा टॉप व्यू को, तो उसको पता लगेगा कि हाँ ये वाला पार्ट ऐसे कर्व्ड है, इसको कर्व्ड बोलते हैं, ये यहाँ से ऐसे कर्व्ड है, इसका एंगल ये हो सकता है, या ये सर्कल बोलते हैं ऊपर के टॉप को। ठीक है, यहाँ से ये आर्क जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जब वो ड्रॉ करेगा टॉप व्यू ऑफ ए बॉटल को, तो बहुत चीज सीख पाएगा। थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन लग रहा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन ऐसा होता है। इस क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं जो आपको लगेगा कि ये नहीं हो सकता, बट यही सबसे बेस्ट सुटेबल होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन ठीक है बट उतने सुटेबल नहीं है कि वो बेस्ट हो। बेस्ट सुटेबल पूछा है, बेस्ट सुटेड फॉर स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो टू ड्रॉ अ
टॉप व्यू ऑफ ए बॉटल, ताकि वो स्पेस के बारे में हर नॉलेज ले सके, जो होता है ना डायमेंशंस के बारे में सारी नॉलेज ले सके बॉटल से, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th क्वेश्चन। इन द context of numbers, primary class children, नंबर के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन से, दैट इज द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 8 to 9 years, 8 से 9 साल के बच्चों की एज ग्रुप में है, मतलब वो 4th 5th क्लास में होगा। आर एबल टू accomplish which one of the following sets, मतलब अगर नंबर्स की बात करें, नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एक प्राइमरी क्लास का बच्चा जो कि सिर्फ 8-9 साल का है, वो इनमें से कौन से सेट को फॉलो करेगा, कर सकता है आसानी से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सीरिएशन, मतलब सीरीज बनाना, 1 2 3 4 सीरीज में एक बात करना। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स, पता ना, ऐसे जाना फिर वापस आना, एक रिवर्सिबिलिटी के बारे में सिखाएं कि 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर, 4 3 2 1 रिवर्स आ रहे हैं 1 की तरफ। प्रोपोर्शनल रीजनिंग कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, या ये अगर मेरे पास एक चॉकलेट है तो 5 रुपीज की है, तो 5 होंगी तो कितने की होंगी, तो 5 into 5 प्रोपोर्शनल है ना। अगर एक 5 की है तो 5 5 into 5 25 की होंगी, या 10 एक 5 की है तो 10 50 की होंगी, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हो गया, ठीक है, ये सही लग रहा है। सीरिएशन ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एक छोटा बच्चा प्राइमरी लेवल का क्लासिफिकेशन की तरफ इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकता, ये इनके टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन प्राइमरी में नहीं सेकेंडरी में आता है। क्लासिफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन में वो कभी भी क्लासिफिकेशन को अच्छे से नहीं कर पाएगा, अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। तो सी ऑप्शन पढ़ते हैं, सीरिएशन, फिर से क्लासिफिकेशन आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, और फिर क्लासिफिकेशन आ गया डी। तो कभी कभी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि एक नेगेटिव चुन के भी हम अपने राइट आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं, कि ये 3 नहीं होंगे मतलब यही होगा सीरिएशन, और क्यों होगा मैंने बता दिया, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल रीजनिंग। बाकी ऑप्शन में भी ऑप्शंस हैं, बट साथ साथ क्लासिफिकेशन है जिसकी वजह से ये गलत हो गए। सो ये ऑप्शन विल बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अभी इस क्लास में इतना ही। हम 10 10 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, जिससे कि हमारा जो 15 मार्क्स का जो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि 15th मार्क्स की जो मैथ्स पेडागोगी आती है उसमें हमें 10 मार्क्स एटलीस्ट अचीव करने हैं। और रही बात +2 +3 मार्क्स, तो ये हम अगर थोड़ी और मेहनत कर देंगे तो हम उसको भी कर लेंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की आपको जरूरत भी नहीं है, ना ही कहीं देखने की जरूरत है मैथ्स पेडागोगी के अंदर। और बाकी सब्जेक्ट के भी मैं वीडियोस जल्दी ही आपके सामने लेके आ जाऊंगा, ताकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट सेट मिल जाए सीटेट और डिफरेंट टेट एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। होप अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन, सी यू, गुड बाय।